आरक्षण के उपाय किए गए। इस तरह नगर एवं ग्राम पंचायतों के कुल पदों का 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। वर्तमान में राज्यसभा ने महिला आरक्षण बिल को बहुमत से पारित किया, लेकिन अभी भी लोकसभा और आधे से ज्यादा राज्यों का इसे पारित किया जाना शेष है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में यह कदम मील का पत्थर साबित होगा। इससे नारी सशक्तिकरण को तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की जड़ें भी मजबूत होंगी और समावेशी लोकतंत्र में सत्ता किसी भी भेदभाव को मिटाने का एक प्रभावी हथियार है। अनेक देशों में या तो महिला आरक्षण संविधान में दे दिए गए हैं या इसका प्रावधान विधेयक द्वारा किया गया। महोदय, अनुशासन और संगठन महिलाओं के व्यक्तित्व का अंग है। चिंतन, नियमन, फिर क्रियान्वयन, ये तो महिलाओं का मूल स्वभाव है और मेरे विचार में हमारे लोकतंत्र के मूलभूत इकाई भी यही है। इन्हीं सिद्धांतों पर हमारी विधायिका टिकी। आज हमारे देश में जागरूक, शिक्षित, तार्किक एवं विचार संपन्न महिलाओं की कमी नहीं है। ऐसी महिलाएं क्षमतावान सांसद या विधायक बनकर नगर, राज्य एवं देश से जुड़ी समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। श्रीमान, मेरे प्रतिपक्षी वक्ताओं ने कहा कि जैसे आज हम विधायिका में बढ़ते वंशवाद की बातें करते हैं, तो उसी तरह राजनीतिक परिवार की बहु बेटियां ही आगे आएंगी और लगातार यही महिलाएं या फिर उनकी बेटियों को मिलने वाला अवसर महिलाओं के एक अभिजात वर्ग को जन्म दे। तो इस संदर्भ में मेरा बस यही कहना है कि जो राजनीतिक दल महिलाओं को विधायिका में अपनी बहुमत का केवल एक साधन समझते हैं, उन्हें अपनी सोच बदलनी होगी और हम जो इस लोकतंत्र के मूलभूत इकाई हैं, जिनके हाथों में सही व्यक्तित्व को चुनने का अधिकार है, हमारी भी जिम्मेदारी कुछ कम है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। महोदय, आज बहुत से राजनीतिक दलों की यह मत है कि तब तक महिला आरक्षण बिल पारित ना किया जाए जब तक 33% आरक्षण में से 1/3 हिस्सा अल्पसंख्यक, दलित व पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित ना हो जाए। मतलब कि आरक्षण में भी आरक्षण की मांग। अब इस पर क्या कहा जाए, मेरी तो समझ में नहीं आता। आज संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण समय की मांग है। समाज में जो हक नारी को नहीं मिल पाया है, उस पर गहनता से सोचने और उसे कानूनी स्वरूप देने में महिला सांसद ज्यादा प्रभावी रूप से काम करेंगे, क्योंकि वे महिलाओं के 2 दर्जे के पायदान को लांघ कर ऊपर आएंगे। महिलाओं में साक्षरता दर बढ़ेगा, उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास होगा और सामाजिक कुरीतियां जैसे कन्या भ्रूण हत्या, कम लिंग अनुपात दर, कार्यस्थलों पे हो रहे श्रम दरों में भेदभाव, यौन शोषण जैसे मुद्दों पर अधिक प्राथमिकता से काम करेगी, क्योंकि उन्हें स्त्री जन की समस्या को सुनने में ना कोई दिक्कत आएगी और ना ही स्त्रियों को अपनी समस्या बताने में कोई हिचकिचाहट होगी। जिस देश की महिलाएं प्रशासन और व्यवस्था के एक छोर पर श्रीमती निर्मला सीतारमण और दूसरे छोर पर मध्य प्रदेश की 2 जमात पढ़ी बिहुसनबाई हो, उस देश की विधायिका महिलाओं की उपस्थिति से निश्चित रूप से मजबूत होगी। वर्षों से चल रहा यह प्रतीकात्मक संरक्षणवाद खत्म होगा और महिलाएं अपने स्वतंत्र अस्तित्व को प्राप्त होंगी। अब बात करते हैं खंडन की। मेरे प्रतिपक्षी वक्ताओं ने कहा आज की महिलाएं तो सक्षम है, वो हर जगह अपना पंचम लहरा सकती हैं, तो उन्हें आरक्षण की क्या जरूरत। तो मैं इसका उत्तर देना चाहूंगी कि हाँ, ये बात सच है कि वो सक्षम है। बहुत कुछ महिलाएं सक्षम है, लेकिन उससे ज्यादा ऐसी महिलाएं हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर है और पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए हमें आरक्षण की जरूरत पड़ती है। मेरे प्रतिपक्षी वक्ताओं ने कहा कि महिला प्रधान नाम की और प्रधानमंत्री काम जैसी स्थिति सामने आती है, तो ये बात सच है, लेकिन ये भी सच है कि अब तस्वीरें बदल चुकी हैं। कर्नाटक में महिलाएं जो डमी जैसी थी, उन्होंने ऐसे कानून आरक्षणों की मांग की है जिससे उनके काम में उनके पतियों द्वारा हस्तक्षेप बंद हो। मेरे प्रतिपक्षी वक्ताओं ने बात की कि अनपढ़ महिलाओं के आने से राजनीति कमजोर हो रही। उन्होंने उदाहरण दिया राबड़ी देवी जी का, तो मैं भी उनका जवाब एक उदाहरण के रूप में दूंगी। आपने नाम तो सुना होगा बिहुसनबाई का, जो कि मध्य प्रदेश में है। केवल 2 जमात पढ़ी थी वो महिला, लेकिन चुने गए चंद महीनों बाद स्थानीय शिक्षकों से हिसाब किताब सीखकर देश के विकास के लिए अनेक कार्य किए। तो क्या इन्होंने राजनीति को कमजोर बना दिया? ये अत्यंत गंभीर विषय है। मुझे उम्मीद है कि मेरे प्रतिपक्षी वक्ता इस पर सोचेंगे, विमर्श करेंगे। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि उम्मीदों की कश्ती को डुबोया नहीं करते, उम्मीदों की कश्ती को डुबोया नहीं करते। मंजिल दूर हो तो थक कर
खोया नहीं करते। जय हिंद, जय भारत। विपक्ष में 106